प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है प्राणियों का वर्गीकरण भाग 3। प्राणियों के वर्गीकरण भाग 1 और 2 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था बच्चों? हम लोगों ने प्राणी वर्गीकरण का इतिहास सीखा था, प्राणी वर्गीकरण की नई पद्धति सीखा था और प्राणी जगत सृष्टि के भी बारे में सीखा था। आज हम लोग श्रम पृष्ठरज्जु प्राणी संघ, उसका उपसंघ, उसके प्रकार और उपसंघ संपृष्ठ प्राणी को जो 6 प्रकार है, उनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसा हमने बताया है कि हमारा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ। समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ, इनका जो शरीर का आधार होता है बच्चों, इनके शरीर का जो आधार होता है वो पृष्ठरज्जु होता है। सभी पृष्ठरज्जु प्राणी को इस एक ही संघ में समाविष्ट किया गया है और इसके बाद इनको 3 उपसंघ वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, समपृष्ठरज्जु प्राणी, इनके महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, इस महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में हम जानकारी करते हैं। इसके बाद इनको 3 उपसंघ में विभाजित किया गया है। जो पहला उपसंघ है पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी, दूसरा है शीर्ष समपृष्ठरज्जु प्राणी और तीसरा है शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। इनके लक्षण क्या है? ये विकास अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में शरीर में मेरुदंड पाया जाता है और विकास के दौरान किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इसमें मेरुरज्जु, जो स्पाइनल कार्ड बोलते हैं बच्चों, मेरुरज्जु को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड। एक ही होकर पृष्ठतल और नलिका जैसा खोखला होता है और हृदय शरीर के अधर तल में ये पाया जाता है। अब इसको जिस समपृष्ठरज्जु प्राणी संघ के हमने कहा क्या है, इनका वर्गीकरण 3 उपसंघों में किया गया है। उसमें से पहला हम देखेंगे पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी। पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी, जिसको हम कंचुक युक्त बाह्य कवच प्राणीधारी भी बोलते हैं। बच्चों, इन प्राणियों की विशेषता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राणी रहते कहाँ है। ये प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर कंचुक चर्म जैसे आवरण से आच्छादित होता है। इनकी इल्लियां स्वतंत्र रूप से तैरती हैं और उनके केवल पूंछ वाले भाग में ही पृष्ठरज्जु होता है। पृष्ठरज्जु पूंछ वाले भाग में होता है, इसलिए इन्हें पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी कहते हैं। सागर तल में स्थिर होने के बाद इल्लियों का रूपांतरण स्थानबद्ध प्रौढ़ अवस्था में होता है। ये प्राणी सामान्यतः क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं बच्चों। और इनका जो उदाहरण है ये हर्डमनिया है। ये देखिए हर्डमनिया, ये देखिए इसमें एक क्लोम छिद्र होता है, ये एक क्लोम छिद्र है। ये इनका अलिंद छिद्र है। ये इनका बाह्य कवच है। ये इसके पार्ट है, अंग है। और ये क्या है? इसका उपांग कहते हैं हर्डमनिया का। ये यूरोकाइटा उपसंघ के प्राणी हैं। तो समपृष्ठरज्जु प्राणी में पहला उपसंघ जो आता है वो होता है समपृष्ठरज्जु प्राणी।
दूसरा जो है उपसंघ में शीर्षसम पृष्ठरज्जु प्राणी आता है, इसको हम देखेंगे। ये देखिए शीर्षसम पृष्ठरज्जु प्राणी। शीर्षसम पृष्ठरज्जु प्राणी में इनकी भी विशेषता क्या है बच्चों, ये छोटी मछलियों के आकार के जैसा होता है। देखिए ये छोटी मछलियों के आकार का जैसा होता है, और ये भी कहाँ जाते हैं बच्चों, पाए जाते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें पृष्ठरज्जु संपूर्ण शरीर के लंबाई इतना होता है। इसमें जो इस पृष्ठरज्जु संपूर्ण शरीर के लंबाई इतना होता है। ग्रसनी बड़ी होकर इसमें क्लोम छिद्र होते हैं। ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। जो आपने पहला देखा उपसंघ पुच्छ संपृष्ठरज्जु प्राणी में, ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी में हमने बताया था, हार्डमनिया बताया था, ड्रोलिओलम बताया था, और एक होता आस्कोप्लूरा। शीर्ष संपृष्ठरज्जु प्राणी ये एक लिंगी होते हैं। इसका उदाहरण है आम्फिऑक्सस। इसका उदाहरण है बच्चों आम्फिऑक्सस। आम्फिऑक्सस ये देखिए इसके जो पार्ट है, इसके भाग के नाम दें। ये है मज्जा तंतु। ये क्या है बच्चों, मज्जा तंतु है। ये क्या है, पृष्ठरज्जु है। अस्नाव आदि खंड है। ये इसका गुदा द्वार एनस जिसको बोलते हैं। ये इसके जननेंद्रिय है। इसकी इंटेस्टाइन आंत जिसको बोलते हैं। ये लीवर इसका यकृत है, और ये इसका क्लोम है। इसके समझिए पार्ट्स ऑफ बॉडी इस प्रकार के हैं इसके। ये जो होता है सेफेलोकाइडा, ये उपसंघ के प्राणी हैं। इसका नाम है सेफेलोकाइडा उपसंघ के प्राणी, और इसका नाम वही है आम्फिऑक्सस। ये बच्चों छोटी मछलियों के आकार के जैसा होता है, और ये सागर में समुद्र में मिलने वाले प्राणी हैं। एक लिंगी होते हैं। और जो तीसरा है उपसंघ, इसमें शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। उपसंघ में शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी आता है। ये देखिए तीसरा है शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। इस शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी क्या होते हैं बच्चों, इसमें पृष्ठरज्जु नष्ट होकर के उसके स्थान पर मेरुदंडु विकसित होता है। इसका सिर पूर्ण रूप से विकसित होता है। मस्तिष्क करोटी में सुरक्षित होता है। अंतःकंकाल कास्तिमय अथवा अस्थिमय होता है। कुछ संपृष्ठरज्जु प्राणी जबड़े रहित होते हैं, और कुछ प्राणियों के जबड़े होते हैं। कुछ प्राणियों के क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, और कुछ प्राणियों के जबड़े नहीं होते। अब उपसंघ संपृष्ठरज्जु प्राणी जो होता है बच्चों, इसको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। उपसंघ संपृष्ठरज्जु प्राणी को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इनके हम आपको नाम एक प्रकार से एक बार बता देते हैं, इसके बाद हम क्रमशः इनके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो पहला जो आएगा वो चक्रमुखी प्राणी वर्ग आएगा। दूसरा मत्स्य प्राणी वर्ग आएगा। तीसरा उभयचर प्राणी आएगा। चौथा सरीसृप प्राणी सर्ग आएगा। पांचवा पक्षी वर्ग आएगा। और छठवां जो होता है वो बच्चों स्तनधारी प्राणी वर्ग आता है। तो आपने बहुत से प्राणी वर्ग के बारे में पढ़ा है। आज हम उपसंघ संपृष्ठरज्जु प्राणी को जो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, उसके पहले वर्ग चक्रमुखी प्राणी संघ के बारे में हम बताएंगे। चक्रमुखी प्राणी संघ, ये देखिए चक्रमुखी प्राणी संघ है। ये चक्रमुखी प्राणी संघ ये पेट्रोमाइजान सांप, आप जानते हैं ना, जो सांप इनकी किस्म भी बहुत होती है। इन प्राणियों में जबड़े रहित चूसक मुख पाया जाता है। ये देखिए इसकी आंख है, ये आंख है, ये चूसक मुख है यहाँ पर, और एक क्लोम छिद्र है। त्वचा, इनकी जो त्वचा होती है इसकी बनावट क्या है, ये त्वचा शल्क रहित होती है, लेकिन मृदु होती है। आपने कभी अगर सांप पकड़ा होगा तो आपको समझ में आता होगा, अभी तो पकड़े नहीं होंगे। देखिए बहुत लगता है जैसे सरक जाएगा,
मृदु होती है। इनमें संचलन हेतु युग्मक उपांग नहीं पाए जाते हैं। अंतःकंकाल काष्ठमय होता है। ये प्राणी मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं। इसके उदाहरण में पेट्रोमाइजन या मिक्सिन आता है। ते बच्चों चक्रमुखी प्राणी वर्ग। चक्रमुखी प्राणी वर्ग। जो दूसरा वर्ग है वह है मत्स्य प्राणी वर्ग। मत्स्य प्राणी वर्ग में कौन कौन आते हैं? ये देखिए, मत्स्य प्राणी वर्ग में ये प्राणी शीत रक्त वाले और समुद्रवासी अथवा मीठे जल में पाए जाने वाले जलचर प्राणी हैं। मछली आप जानते हैं कि जैसे जमीन पे नहीं रह सकती, बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती है, तो समुद्रवासी हैं और जलचर प्राणी हैं। ये देखिए, ये इसका मुख होता है बच्चों। ये इसकी आंख है, देखिए आंख दी गई है, दिखा गया मुख है। ये इसके क्लोम छिद्र है और इसके पंख हैं, वक्ष पंख इसको बोलते हैं हम। इसका एक कटी पंख है, सब अलग अलग होते हैं। इसका पश्च पंख है, इसका एक पूंछ वाला पंख है, ये वाला देखिए पूंछ पंख है यहाँ पर, और ये अग्र पंख है। इसका नाम सब अलग अलग है। जैसे आप मछली देखे होंगे, सब पंख आपके बहुत सारे पंख रहते हैं। ये इसकी ये वाली भाग जो होती है, ये वाला भाग, ये पार्श्व रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व रेखा। ये देखिए, प्राणी का प्रतिरोध कम से कम होने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार जैसा होता है, बोट जैसा होता है। माने आगे भी पतला होता है और पीछे भी पतला होता है, और बीच में बोट देखिए नाव, आप कभी बैठे होंगे तो बीच में चौड़ी होती है और किनारे किनारे जो होती है वो सुंडाकार मानती पतली होती है। तो इनकी, क्योंकि ये भी पानी में तैरते हैं, बोट भी पानी में तैरती है, तो उसी आकृति बनाई जाती है। इन्हें तैरने के लिए युगल अथवा यह उगल पंख होते हैं। पुच्छ पंख का उपयोग तैरते समय दिशा बदलने के लिए होता है। बच्चों, ये जो पुच्छ पंख है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? आप नाव में भी कभी घूमे होंगे तो उसमें भी पुच्छ पंख पीछे जैसा होता है। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो नाव क्या होती है? दिशा बदल देती है। इनका बाह्यकाल सल्क पत्रों के स्वरूप में होता है, तो अंतःकाल काष्ठमय अथवा अस्थमय होता है। श्वसन, इनका जो श्वसन होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं मछली श्वसन कैसे करती है? इन गलफड़ों के द्वारा करती है। इसमें बहुत सारे उदाहरण हम आपको बताएंगे। ये स्कालियोडान है और इसके उदाहरण है, देखिए समुद्र में रहती है। इसके उदाहरण रोहू मछली है, पापलेट है, समुद्री घोड़ा है, शार्क है, इलेक्ट्रिक रे समुद्री घोड़ा है। इसको बोलते हैं समुद्र में रहने वाला घोड़ा, घोड़े का आकार जैसा होता है। इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे है, आदि है। तो बच्चों, ये सभी प्राणी जलचर प्राणी हैं, ये बाहर नहीं रह सकते हैं। कुछ प्राणी आपने पढ़ा है उभयचर प्राणी भी होते हैं बच्चों, जो जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ऐसे प्राणी के नाम आप बता सकते हैं, आपके दिमाग में आएगा मेढक। उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी, ये प्राणी जो होते हैं, ये देखिए मेढक है, फ्रॉग। ये प्राणी उनके डिंब अवस्था में ही पानी में रहते हैं और जलीय श्वसन करते हैं। तो प्रौढ़ अवस्था में, भ्रूण अवस्था में पानी में रहते हैं। प्रौढ़ अवस्था में वे पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। जलीय एवं वायुवी श्वसन करते हैं। ये पानी में रहेंगे तो वहां भी श्वसन कर लेंगे, बाहर रहेंगे तो हवा से द्वारा भी श्वसन कर लेते हैं। इसलिए इनको हम उभयचर प्राणी कहते हैं बच्चों। ये देखिए मेढक कूद रहा है, इनको हम उभयचर प्राणी कहते हैं। इनकी बनावट कैसी होती है मेढक के? देखिए, इसका पार्श्व पद है, पीछे वाला पद है, ये इसका अग्र पद है। ये अग्र पदों की सहायता से चलता है। देखिए अगला पद इधर अपना बढ़ा रहा है,
ये इसका नाक है, ये इसकी आंख है, ये इसका कर्णपटल है और इसका ये धड़ है। और इसकी त्वचा भी मृदु ही होती है। त्वचा क्या होती है? मृदु होती है। तो बच्चों, उभयचर प्राणी है, ये जल में भी रह सकता है, जल में भी श्वसन कर सकता है, और बाहर भी रहता है तो भी श्वसन कर सकता है, माने दोनों जगह जिंदा रह सकता है। लेकिन ये जो भ्रूण अवस्था में रहता है, ये बाहर नहीं रह पाता है, ये पानी में ही रहता है। इसके पैर की दो जोड़ियां होती है बच्चों, आपने देखा है। देखिए अगर पाद दो जो होता है आगे रहता है, तो क्या रहता है? दो पैर आगे होते हैं और दो पैर क्या होते हैं? पीछे होते हैं। दो पैर आगे होते हैं, दो पैर पीछे होते हैं। लेकिन उंगलियों में बच्चों अगर देखा नहीं होगा तो इनकी अंगुलियां देख रहे हैं, देखिए अंगुली है इनकी, ये अंगुली है। हमारे आपकी अंगुली में नाखून होते हैं, इनके में नाखून नहीं होती। इनकी त्वचा जो होती है, स्किन पर जो होती है ना, सल्क नहीं होता है। त्वचा बहुधा अत्यंत मृदु होकर श्वसन के लिए स्वदय नम रखी जाती है। आप मेढक को देखेंगे, इनकी त्वचा जो होती है ना, हमेशा गीली ही रहती है, कभी सूखती नहीं है बच्चों। इनमें कान, इसके देखिए एक कर्णपटल है ना, लेकिन इसके बाहर कान नहीं दिखते आपको। बाह्य कर्णपटल का अभाव रहता है, लेकिन कर्णपटल होता है। इनके पास बच्चों एक चीज और नहीं होती, हमारे आपके पास सर और धड़ को जोड़ने वाला गर्दन होता है, इनके में गर्दन नहीं होती। इनकी आंखें, ये देखिए इनकी आंख है, हमारी आपकी आंख बाहर नहीं निकली रहती है, लेकिन ये मेढक है, इसकी आंख जो होती बाहर निकली हुई होकर इसमें पलकें होती हैं। तो इस उभयचर प्राणी में कौन कौन से आते हैं बच्चों? ये देखिए टोड है, ये इसकी टोड की जो होती है, मेढक का ये भी प्रकार है टोड, लेकिन इसकी त्वचा बहुत खुरदुरी होती है, ऐसी मृदु नहीं होती है। तो मेढक है, टोड है, शैलीमडर है, टी फ्रॉग है, इक्विओपस है, ये सब बच्चों उभयचर प्राणी वर्ग में आते हैं। उभयचर में आपने देखा कि ये पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। पानी और जमीन कह लीजिए, दोनों में आराम से रह सकते हैं। दोनों में क्या कर सकते हैं? आराम से रह सकते हैं। जो चौथा है, चौथा क्या है? सरीसृप प्राणी वर्ग बच्चों। इससे सरीसृप वाले जितने भी प्राणी हैं, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं, रेप्टालिया, ये प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार पूर्ण रूपेण भूचर होकर के रेंगने वाले पहले प्राणी हैं। ये जमीन है, जमीन दिख रही है, ये प्राणी रेंगते हुए चलते हैं बच्चों। अब रेंगने वाले प्राणियों में आप बहुत सारे, जैसे सांप है सबसे पहले, ये है, गोजर है, बिच्छू है, ये सभी प्राणी जो है आप देख रहे हैं, ये सभी जो है चलने वाले होते हैं। आपके घरों में रेंगती हुई छिपकली चलती है। सबसे पहले हम उसको दिखाना चाहेंगे आपको, ये छिपकली है। छिपकली, ये प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं, इनका शरीर ऊपर उठता नहीं, इनका शरीर ऊपर उठ नहीं सकता है, इसलिए रेंगते हुए चलते हैं। इनकी त्वचा शुष्क होती है, खुरदुरी होती है, शलयुक्त होती है। इनके भी गर्दन नहीं होती बच्चों, सिर और धड़ के बीच में इनमें गर्दन नहीं होता है, जैसे मेढक में होता है, नहीं होता। इनमें भी, मेढक में बाह्य कर्ण नहीं होता है, इनमें भी बाह्य कर्ण नहीं होता है, बाह्य कर्ण का अभाव है। इनमें भी अंगुलियों में, मेढक में नाखून नहीं होते, हमने आपको बताया। लेकिन ये छिपकली है ना, इसमें आप कभी देखेंगे तो इनमें भी अंगुलियां होती है, अंगुलियों में नाखून होते हैं। तो रेंगने वाले प्राणी के नाम आप बता सकते हैं बहुत सारे बच्चों। आपने कछुआ देखा है? कछुआ, कछुआ भी रेंगते हुए ही चलता है। कछुआ भी, छिपकली, सांप, गिरगिट, ये सभी रेंगते हुए चलते हैं। ये मतलब कूद कूद के नहीं चल सकते हैं, सब रेंगने वाले प्राणी हैं।
इसको रेप्टाइला भी बोला जाता है। इसके बाद जो पांचवा वर्ग है बच्चों, पांचवा वर्ग में आता है पक्षी वर्ग। तो पक्षी तो आपने कबूतर सब लोगों ने देखा होगा बच्चों। कबूतर, ये देखिए कबूतर, कबूतर के आगे वाले भाग को देखिए चोंच होती है, ये इसका सिर है, ऊपर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसकी आंख है, ये इसकी इसमें गर्दन होती है, इसका सिर और धड़ को जोड़ने वाला ये गर्दन होता है। इसके भी दाग नाखून होते हैं, देखिए पैर में दिया गया है कि इसके नाखून होते हैं। ये कबूतर है। ये कशेरुका स्तंभ युक्त प्राणी पूर्ण रूप से वायवीय जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। ये बच्चों जमीन पर ही रहते हैं, हवा रहते हैं, श्वसन करते हैं, पानी में नहीं रहते हैं। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। उष्ण रक्त वाले रहने का मतलब है बच्चों, ये अपना तापमान स्थिर रह सकते हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, तापमान को स्थिर रखने की इसमें क्षमता होती है। बच्चों इनका भी शरीर की बनावट कैसी होती है, देखिए आगे भी पतला है और इधर पूंछ वाला भाग पतला है और बीच में क्या है, चौड़ा है। तो ऐसी आकृति हमने कैसे अपनाते, बोट को बताया था, नौका को बताया था, या मछली को बताया था। मछली का भी शरीर बीच में चौड़ा होता है और आगे पीछे जो होता पतला होता है। वो तो मछली पानी में तैरने के लिए काम करती है, बोट की तरह रहती है, लेकिन कबूतर भी आकाश में उड़ता है। उड़ता है तो उड़ने के लिए हवा का प्रतिरोध कम से कम हो। इसका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। देखिए प्रकृति ने कैसे बनाया है, उसी का हम लोगों ने नकल करके नौका बनाया है या जहाज बनाया। जहाज भी उड़ती है, देखिए आगे भी पतली होती है, पीछे भी पतली होती है और बीच में क्या होती है, चौड़ी होती है। तो हवा में उड़ने के लिए हवा इसको कम दबाव डाल सके, हवा का प्रतिरोध कम करने के लिए, जैसे आप अभी दौड़ रहे हैं, ज़्यादा तेज से दौड़ेंगे, तेजी से हवा बह रही है, आप साइकिल चलाते समय अनुभव किए होंगे, जब हवा ज़्यादा दबाव डालती है तो आप साइकिल की उतना रेस से नहीं दौड़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसके ऊपर भी हवा का दबाव अगर कम रहेगा तो ये ज़्यादा उड़ सकता है, ज़्यादा तेज से उड़ सकता है। हवा का दबाव अधिक रहेगा तो कम तेजी से उड़ेगा। इसका जो अग्रपाद है वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। उंगलियां शल्कों से आच्छादित होकर उन्हें नाखून होते हैं। तो माने इनके जो इसमें दो पंख होते हैं बच्चों और दो पैर होते हैं, तो ये दो पैर अग्रपाद का काम करते हैं। अग्रपाद माने इनके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और बाह्य कंकाल पैरों के स्वरूप में होता है। इनमें हमने आपको बताया कि गर्दन होती है सिर और धड़ के बीच में। जबड़ों का, इसमें जो जबड़े हैं, इस जबड़े का काम कहाँ से करती, खाने पीने का काम जैसे मुख से करते ना, एक चोंच के द्वारा करता है। तो इसमें जबड़ों का रूपांतरण किसमें हो गया है, चोंच में हो गया है। इसके जो उदाहरण है, जैसे तोता बहुत प्रिय पक्षी है, ये देखिए मोर है, ये भी बहुत प्रिय पक्षी है। तमाम प्रकार की पक्षियां हैं। सबकी आकृति देखिए, मुंह की तरफ और पंख पीछे की तरफ और बीच में जोता चौड़ा होता है, नौका की तरह होता है सभी पक्षियों के शरीर। इसमें सभी वर्ग के पक्षी आते हैं। कौन कौन से पक्षी आते हैं बच्चों, इनके नाम भी देख लेते हैं। मोर है, तोता है, कबूतर है, बत्तख है, पेंगुइन पक्षी है। ये पेंगुइन पक्षियां हैं, दोनों यहाँ इधर नीचे दिखाई दे रही हैं। तो ये सभी प्रकार की पक्षी ये पक्षी वर्ग में आते हैं, क्लास एप्स इसको बोलते हैं। इसके बाद लास्ट जो होता है बच्चों, 6 वर्ग हमने बताया था आपको, स्तनधारी प्राणी वर्ग। स्तनधारी प्राणी वर्ग में कौन कौन से आते हैं देखते हैं। स्तनधारी प्राणी वर्ग
क्लास ममालिया। दुग्ध स्त्रवित ग्रंथियां होना यह स्तनधारी प्राणियों का विशिष्ट गुणधर्म है। जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें दुग्ध स्त्रवित ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। इनमें सिर भी, गर्दन, धड़ एवं पूंछ ये शरीर के भाग होते हैं। बाह्य कंकाल वालों में अथवा ऊन के स्वरूप में होते हैं। ये कौन कौन से प्राणी होते हैं बच्चों? ये देखिए, ये क्लास ममेलिया है सभी के सभी। इसमें सिर भी है, गर्दन भी है, धड़ भी है, पूंछ भी है। उंगलियों में नाखून होते हैं, नखर होते हैं, खुर होती है। नीचे वाले भाग को जो गाय भैंस में आप देखते हो खुर उसको बोलते हैं, या घोड़े में देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या क्या है बच्चों? ये चमगादड़ है बच्चों। इसमें देखिए आंख होती है, शरीर होता है, चर्म पृष्ठ। इसका क्या होता है? चर्म प्रशर है। इसका ये पीछे नीचे वाला भाग ये पश्चपद है। इसके उदाहरण है मानव। मानव में हाथ पैर होते हैं, नाखून होते हैं, सिर गर्दन होती है, सिर और धड़ को जो जोड़ती है। और मानव है, कंगारू है, डॉल्फिन है, चमगादड़, गाय, भेड़, ये सभी जो होते हैं ये सभी जो होते हैं ये स्तनधारी प्राणी वर्ग में आते हैं। ये सभी क्या होते हैं बच्चों? स्तनधारी प्राणी के वर्ग में आते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है भाई? प्राणी के वर्ग, हमने प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में पहला वीडियो सीखा, दूसरा सीखा और ये आज तीसरा सीख रहे हैं। तो बच्चों हमारे आस पास ये देखिए, इसे सदैव ध्यान में रखो। क्या रखना है ध्यान में हमें? कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। प्राणियों के वर्गीकरण का अध्ययन करते समय, उनका निरीक्षण करते समय उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के जो वीडियो हमने पार्ट 3 में देखा प्राणी वर्ग में, हमने समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ के बारे में देखा। समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ को आधार देने वाला पृष्ठ रज्जु होता है और पृष्ठ रज्जु प्राणी संघ को 3 उपसंघ में वर्गीकरण किया गया है। एक है पुच्छ समपृष्ठ रज्जु प्राणी, दूसरा है शीर्ष समपृष्ठ रज्जु प्राणी और तीसरा था शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी। और समपृष्ठ रज्जु प्राणी को 6 वर्गों में बांटा गया था। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चक्रमुखी प्राणी वर्ग, इसमें पेट्रोमाइजान आया था। मत्स्य प्राणी वर्ग में इसमें इस्कालियोडॉन आया था। उभयचर प्राणी वर्ग में मेढक था। सरीसृप प्राणी वर्ग में हमने छिपकली को बताया। पक्षी वर्ग में कबूतर आया था और स्तनधारी प्राणी वर्ग में आपने चमगादड़ को देखा और बहुत सारे उदाहरण है। तो ये 6 प्रकार के जो प्राणी वर्ग हैं बच्चों, इसका सभी का कम से कम 4 उदाहरण आप लोग लिखना कि चक्रमुखी प्राणी वर्ग में कौन कौन से हैं, मत्स्य प्राणी वर्ग में, उभयचर प्राणी वर्ग में, सरीसृप प्राणी वर्ग में, पक्षी वर्ग और स्तनधारी प्राणी वर्ग। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने प्राणी वर्ग में प्राणियों का जो वर्गीकरण है इसमें हम लोगों ने 3 वीडियो देखा है बच्चों। हमें आशा है इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।